Chapter number 6, Business Ethics. Additional practice questions. Question number 1. A not-for-profit organization supplies free food to the deserving on daily basis. एक not-for-profit organization है, वो free खाना supply करती है उन लोगों को जो deserve करते हैं daily basis पे. Organization expects employee to work without any remuneration as they believe that this is the responsibility of employees also to contribute towards the social cause. ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से भी एक्सपेक्ट करती है कि वो भी इस काम में कंट्रीब्यूट करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनको लगता है कि फ्री में खाना खिलाना सबकी जिम्मेदारी है, तो एम्प्लॉयज ये वाला काम हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जबरदस्ती करें. ठीक है, तो क्या ये एथिकल या फेयर है काम कर फ्री काम करना? सही है. या फिर जो है ये कंसिडर किया जाता है अनएथिकल बिहेवियर, या ये नॉर्मल है फॉर वर्क एज सोशल वर्कर्स वॉलंटियर्स? नन ऑफ द अबव. ए बी सी डी. आंसर इज बी. ठीक है, ये एक अनएथिकल बिहेवियर है क्योंकि यहाँ पे बंदा खुद अपने लिए डिसाइड करता है कि उसने किस सीएसआर एक्टिविटी में परफॉर्म करना है, किसमें नहीं. जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती. अक्सर क्या होता है, इसकी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, आपसे डोनेशन के पैसे मांगने आते होंगे, आप उनको मना कर देते होंगे तो बोलते होंगे यार कैसे पत्थर दिल इंसान हो, शर्म ही नहीं आती है, भूखे मर जाओगे और क्या आए हो. तो उसको थोड़ी पता कि तुमने ऑलरेडी एक डोनेशन दे दी है. सही है. अब ऐसे कोई बंदा थोड़े अपने घर के पैसे निकाल के थोड़ी दे देगा, क्योंकि एक हाथ से दिया हो तो दूसरे हाथ को पता ना हो, तो हम थोड़ी एडवर्टाइज करते फिरेंगे भाई तुम्हें क्या पता, मैं तो ऑलरेडी 10 घरों को खाना खिला चुका हूँ. तो इट्स देयर कॉल. क्या पता वो यहाँ पे नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए, और फिर अगर नहीं भी करते तो इनका कोई वो कह सकते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन है इनके ऊपर कि वो ये काम परफॉर्म करे. दिस इज अनएथिकल बिहेवियर. आगे बढ़ जाते हैं. One of employees of hospital provides services to family members on priority basis as he knows many doctors and other staff he is involved in. एक एम्प्लॉय हॉस्पिटल का वो अपने फैमिली मेंबर्स को प्रायोरिटी पे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देखो मैं एक चीज बताऊं, इसमें बहुत सारे जो है ना आपके पास अनएथिकल इश्यूज हैं. लेकिन एक बहुत बड़ा इशू आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्सर चीजों पे अप्लाई हो जाता है. कि देखो एक इंटरेस्ट किसका है, एक इंटरेस्ट है हॉस्पिटल का कि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करे, और एक जो इंटरेस्ट है वो है एम्प्लॉयज का कि हॉस्पिटल के हर बेनिफिट मेरे लिए अनलॉक हो जाए. सही है. हॉस्पिटल जब अपने एम्प्लॉयज को हायर करता है तो जो जो बेनिफिट्स उनको देने होते हैं वो ऑलरेडी बता देता है. अगर ये वाला बेनिफिट देना होता कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को हम पहले ट्रीट कर देंगे, सही है, तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल का और एम्प्लॉय का बेनिफिट एक ही होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. यहाँ पे दोनों के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दैट्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एक अनएथिकल एक्टिविटी है. डन? मेक सेंस? आगे आपको जब भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखे ना तो जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तुम्हें आंसर वही दिखेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला अनएथिकल एक्टिविटीज में से है. ठीक है. Many many current consumer protection laws were passed because it was reported that different businesses were taking unfair advantage of the people who lack understanding of the complex contracts were unable to discern the nuances of the agreements. कह रहा है कि अभी जो करेंटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं बहुत सारे वो पास हुए रिसेंटली, क्योंकि अक्सर जगह रिपोर्ट किया गया कि जो बिजनेसेस है वो अनफेयर एडवांटेज ले रहे होते हैं उन कस्टमर्स का जिनको कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में नहीं पता होता, और वो जो है ना छोटी छोटी बारीकी एग्रीमेंट्स की नहीं समझ सकते. अब एग्जांपल दे रहा है कि मोना ने एक कार लीज की, उसे कहा गया भी तुमने मंथली इंस्टॉलमेंट देने 40,000 रुपए. जब उसकी पहली पेमेंट की बात आई उसका कहा तुम 48,000 दे दो. जब उसने पूछा भाई क्यों, तो बोला इसमें इंश्योरेंस फीस भी मौजूद है और ये प्लान का पार्ट है और लिखा हुआ है, तुमने इस पर साइन भी किया हुआ है. सही है. अब एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की, टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म लोन की, अनफेयर एडवांटेज की, या कॉस्ट ऑफ लोन की. सही है. अब उन्होंने ऊपर सवाल में ही आंसर दिया हुआ है टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, तो दिस इज द आंसर. अब यहाँ पे अक्सर लोग आगे करेंगे भाई उसने पढ़ा क्यों नहीं डॉक्यूमेंट और सारी चीजें. देखो बात पता है क्या है, ये इलीगल एक्टिविटी नहीं है, वरना यहाँ पे लिखा होता है कि इलीगल एक्टिविटी है. ये इलीगल एक्टिविटी नहीं है. अब मुन्ना ने साइन कर दिया तो उसको 48,000 देने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ करना क्या है कि एक्टिविटी शुरू ही ना हो. मुन्ना के साथ तो हो गया जो होना था, ये एक्टिविटी शुरू ही ना हो, तो नेक्स्ट टाइम से क्या किया जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएंगे सॉरी एथिकली, वो उनको पढ़ के समझाएंगे भी कि भाई देखो लेट सपोज मैंने कह दिया भाई तुमने 40,000 रुपए देना. अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसमें 48,000 रुपीज थे, मतलब भाई मैंने तुम्हें ये कहा था
कि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपए है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इंश्योरेंस का भी पूछ रहे हो। आप इंश्योरेंस का भी बताओगे, आप इसके ऊपर 10 एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो भी बताओगे। अक्सर होटल ऐसा करते हैं भाई। अब अक्सर लोगों को टैक्स लॉस के बारे में नहीं पता होता, आप उनसे क्या करते हो, सेल्स टैक्स चार्ज कर लेते हो। अभी 15% चार्ज कर रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि कार्ड पे 15% नहीं होता है। बात पता है, आप लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आप सेल्स टैक्स 15% नहीं दोगे, आप दोगे 8%। सही है। तो यहाँ पे जब कार्ड से चार्ज करते हैं 15% चार्ज कर लेते हैं। इसके अलावा भी आप उनका सेल्स टैक्स नंबर सारी चीजें देख लिया करो, कि क्योंकि अक्सर सेल्स टैक्स काटते हैं और सेल्स टैक्स आगे दे ही नहीं रहे होते। तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर लिया करो कि इनका कोई नंबर वगैरह है, वरना 15% क्या 8% क्या 1% भी टैक्स नहीं दोगे। तो ये क्या है, ये टेकिंग अनफेयर एडवांटेज वाली बात। सही है, तो इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस रखा करो सेल्स टैक्स से रिलेटेड, वरना अक्सर अच्छे खासे पैसे चले जाते हैं इस चक्कर में। ओके 4, manager finance of Pepsi Limited gives special consideration to give loan to the employees of his department without approval from the head office। पेप्सी का जो फाइनेंस मैनेजर है वो क्या करता है कि अपने एम्प्लॉयज को लोन दे देता है हेड ऑफिस से अप्रूवल लिए बगैर। देयर इज नो रिकॉर्ड मेंटेन ऑफ सच लोन्स, ऐसा कोई उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं होता, क्योंकि इसका क्लेम है, ये सेल्फ क्लेम कर रहा है कि इसके एम्प्लॉयज जब लोन टाइम पे वापस कर ही देते हैं, तो फिर यार मैं सारी ख्वारियां क्यों करूं। मतलब बेसिकली एक मैनेजर फाइनेंस के पास पैसे रखे हुए हैं, उस पर भरोसा किया गया है कि भाई इन पैसों को एथिकली यूज करेगा। वो कोई अनएथिकल हरकत, वो उसके लिए अनएथिकल हरकत नहीं कर रहा, उसको पता है कि लेट्स सपोज एम्प्लॉई है, उसको 2 लाख रुपए की जरूरत है, अभी दे देता हूँ, कुछ टाइम के बाद 2 लाख रुपए वापस कर ही देगा, और आपको लिटरली अभी 2 लाख रुपए ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने भी नहीं है। उसने बोला क्या हर्ज है, क्या दे दो उसको, उसके दो सुकून आ जाएगा, बाद में वो दे देगा। लेकिन ये पैसे आपके नहीं है, आप इसकी डिसीजन मेकिंग अपने बिहाफ पे नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये क्या रूल्स के साथ कंफर्म कर रहा है, नहीं। क्या ये रूल को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं। क्या ये रूल्स को इग्नोर कर रहा है, नहीं, ये रूल्स को वायलेट कर रहा है। सही है। आगे बढ़ते हैं, इसका कोई सवाल तो प्लीज पूछ लीजिएगा। A doctor is charging a significant amount of money from pharmaceutical company to recommend their medicines to patients. The doctor is depicting ethical behavior, rule violation, conflict of interest, none of the above. डॉक्टर जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी चार्ज कर रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी से ताकि उनकी दवाइयां रिकमेंड कर सके। एक इंटरेस्ट है कस्टमर्स का, एक इंटरेस्ट है डॉक्टर्स का। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कस्टमर के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, वो अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, तो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट गवर्नमेंट का भी है, हमने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ा था, कि उसमें कह रहा था कि जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव्स है वो इंश्योर करेंगे कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कनेक्ट किया करो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो क्या करेंगे कि पेमेंट लेंगे, तो वो किस चीज़ के लिए होगी, वो ऑनरेरिया होगी, कि वो मेडिसिन पे बात करेंगे, डिजीज पे बात करेंगे, रिसर्च पे बात करेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं करेंगे कि फला कंपनी की दवाई जो है वो क्यों अच्छी है और अपने परचेज करनी चाहिए। सेल्स बूस्ट नहीं करेंगे। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सॉरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सही है। 6, providing the employees with adequate salaries and a good working environment is a part of company's CSR। एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देना, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना कंपनी की सीएसआर का पार्ट है। मैंने कहा था चैरिटी बिगिंस एट होम, के सॉरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैप्टर नंबर 6 में एक टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले उसमें डेफिनेशन है, सही है, उसमें फिर उसके बाद एडवांटेजेस है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या एलिमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि कहता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए एक कॉर्पोरेट को अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है तो उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए पहले से। तो बोला कि क्या नाम है, उसने इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, सच्चाई के साथ काम करना है, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, तीसरा उसने अपने एम्प्लॉयज को सही से ट्रीट करना है, चौथा उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल हरकतें करनी है, पांचवा उसने कस्टमर्स के साथ फेयर डीलिंग करनी है, गवर्नमेंट के साथ। मतलब बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सीएसआर एक्टिविटी कर रहा है कि वो कह रहा है मैं भूखों को खाना खिलाऊंगा या दरख्त लगाऊंगा या सफाई करूंगा, तो ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती, तो अंदर चोरी चकारी कर रहे हो, धोखाधड़ी कर रहे हो, सही एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हो, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि एक हाथ से तुमने कचरा किया, एक हाथ से तुमने उसको साफ किया, तो इससे तुमने सीएसआर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सीएसआर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसने क्या करना है, सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को एडिक्वेट सैलरी देनी है। सही है, उसने अपने एम्प्लॉयज को अच्छा वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम जो है ना वो जो गरीब औरतें होती है ना उनके हुकूक के लिए लड़ना है और अपने एम्प्लॉयज को चमाटे करा रहे हैं तो इट्स नॉट मेक सेंस।
कि आप अपने एम्प्लॉयज को जो है ना आप परेशान कर रहे हो और लोगों को जाके परेशानियों को दूर कर रहे हो, तो दैट्स ट्रू। आगे बढ़ते हैं। नेस्ले ऑपरेट्स इन प्रोडक्शन प्लांट in a distant location away from urban areas and housing societies. They ensure to dispose all the waste safely without affecting any damage to the local ecosystem. This reflects Nestle's rule conformance, ethical behavior, all of the above. ठीक है, आंसर इज all of the above. ये एथिकल बिहेवियर भी शो कर रहे हैं, ये रूल्स को भी कंफर्म कर रहे हैं, बस ये सर एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहे हैं। रूल कंफर्मेंस कैसे है तब एक बता देता हूँ। भाई जितनी भी कंपनीज होती है ना, उनको बताया जाता है कि आपके पास जो भी वेस्ट मटेरियल होगा ना, आप उसको इधर उधर डंप नहीं कर दोगे, आप उसको पानी में बहा नहीं दोगे। आपको एक वेस्ट लैंड दी गई है, आप वहां जाके उसको डिस्पोज करोगे। तो अक्सर लोग वहां पे जाके वेस्ट लैंड में डिस्पोज नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, उसमें टाइम लग रहा होता है, एफर्ट्स लग रही होती है। तो ज्यादा आसान है कि उसको कहीं इधर उधर दफना दो, उसको बहा दो। ठीक है, लेकिन अगर ये नेस्ले जाके कर रही है तो इट्स ऑल ऑफ दी अब। ठीक है, तो नेस्ले बॉयकॉटेड है। आगे बढ़ो। A very common practice has been observed at a workplace where employees are free to use office time on their personal chores. This depicts misuse of organizational time, quality degradation, resources wastage, dishonesty. जब आप ऑफिस टाइम में दुनिया जाकर सारा काम कर रहे हो, ऑफिस का काम छोड़ के, दिस इज मिस यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टाइम। गेम खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, सही है, बच्चों को बेगम को लेना छोड़ा कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिस यूज है ऑर्गेनाइजेशनल टाइम का। सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। An organization arranges for training on code of ethics for senior managers only as the CEO believes that code of ethics are only applicable to managers. True or false? देखो, अगर यहाँ पे वर्ड ओनली नहीं होता ना, अगर यहाँ पे वर्ड ओनली नहीं होता तो मैं कहता ट्रू। लेकिन ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशंस कोड ऑफ एथिक्स की ट्रेनिंग करती है सीनियर मैनेजर्स के लिए, क्योंकि सीईओ ही जो है वो उनके उनके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है ये कोड ऑफ एथिक्स। ऐसा नहीं होता, ये तो सब पे एप्लीकेबल होता है। ओनली वर्ड नहीं लगाते ना तो मसला नहीं था। ठीक है, तो इट्स फॉल्स। मुझे लगता है कि बुक में इसका आंसर ट्रू है, जहां तक मुझे याद है। In business relations, the key factor that can help sustain the relationship in future is कि बिजनेस रिलेशंस के अंदर जो की फैक्टर है जो हेल्प कर सकता है रिलेशनशिप को बचाने के लिए, वो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स नहीं है, वो नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस नहीं है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं, वो ऑनेस्टी है। एक बंदा प्रोफेशनलिज्म का ख्याल करते हुए झूठ पे झूठ बोलना शुरू हो जाए, या कॉन्ट्रैक्ट बना के भी क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करे, या बोले तो बिजनेस में तो चलता है। सही है, ये सारी चीजें रिलेशंस बचाती नहीं है बल्कि खराब करती हैं। ऑनेस्टी जो है वो रिलेशनशिप को बचाती है, क्योंकि आपको कोई जो है एम्बिग्विटी नहीं रहती, कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहती कि यार ये जो बोल कुछ रहा है कर कुछ रहा है। आप कंफ्यूज स्टेट में रहते हो, इंस्टेड क्या करते हो, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो आंसर इज ऑनेस्टी। आगे। Lack of ethical behavior can also cause tension among employees, with some employees resenting those who do not play by। देखो दो वर्ड हो सकते थे यहाँ पे, प्ले बाय बुक होता है या प्ले बाय रूल्स होता है। सही है सर, प्ले बाय लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम सुनते पढ़ते बोलते नहीं है, हम बोलते हैं ना प्ले बाय रूल्स या प्ले बाय बुक, ये हमने एक्सप्रेशन सुना है, इसलिए आंसर डी। मतलब यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर नहीं, चूज द बेस्ट आंसर है। ठीक है, आंसर इज डी। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी refers to straightforwardness and honesty in all professional and personal conduct. It goes without saying कि प्रोफेशनल के साथ क्या होगा, पर्सनल होगा। बुक की लाइन है सेलिंग आर कार्स। सही है, सेलिंग कार्स without telling the customer about the accident that the previous car owner encountered in which the car was seriously damaged is an example of। डाइवर्जिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन रिवील करना, और हाइडिंग इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन को कंसील करना, हाँ गाइड वो करना, हाइड करना। तो इट्स हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सही, आपने किसी को गाड़ी चिपका दी, उसको एक जो है वो सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दी नहीं, सही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो दिस इज हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। डाइवर्ज का मतलब तो टू रिवील। ठीक है, you are working as a procurement manager in a large organization
आप परचेज मैनेजर के तौर पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, रिसेंटली सीईओ ने आपको ऑथराइज किया कि आप इनवाइट करो कोटेशंस को फॉर अ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल परचेज कर सकें फॉर अ न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। सही है। आपका भाई उसी रॉ मटेरियल में डील करता था, आपने अपने भाई को बोला कि भाई तुम एक काम करो कि ये कोटेशन दे दो क्योंकि बाकी लोगों की कोटेशन इससे ज्यादा है, तो काम तुम्हें मिल जाएगा। अगेन दिस इज व्हाट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देख रहे हो, मैंने कहा था ना कि काफी पॉपुलर है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता ही है। सही है। You traveled to a client by bus and presented a forged bill of Uber for reimbursement. This is an example of misuse of resources. Sorry, taking something that does not belong to you. देखो, आपने उबर में राइड की, आपका बिल बना 500 रुपए का। आपने क्या किया कि उसको 1000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया बिल को। आपने 500 रुपए वो जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे दिए थे वो ले लिए, 500 रुपए में एक्स्ट्रा लिए, यानी कि यू टुक समथिंग दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू। सही है, ये बात समझ आ गई। यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लिया, ये तो बहुत कॉमन है, अल्लाह माफ करे। इट इज पॉसिबल दैट समथिंग इज लीगल बट अनएथिकल। ऐसा हो सकता है कुछ चीज लीगल और अनएथिकल हो, कि मैंने बताया ना कि अपने एम्प्लॉयज को आके ना बेइज्जत कर दिया, इतना बेइज्जत किया कि वो सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो अगर वो खुदकुशी कर लेगा तो बॉस को इससे कोई भी वो नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो बोलेगा कि भाई मैं तो ऐसे सबको डांटता रहता हूँ और उसने तो काम भी नहीं किया था, मुझे थोड़ी पता था खुदकुशी करेगा, तो मैं नहीं डांटता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो ये अनएथिकल है लेकिन लीगल है। A sales manager shared the projected sales figure with a friend who works for a rival firm. The manager has shown, एक सेल्स मैनेजर जो है उसने प्रोजेक्टेड सेल फिगर अपने फ्रेंड को बता दी जो राइवल फर्म में काम करता है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर, लैक ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। हमने पढ़ा था कि 5 कोड ऑफ एथिक्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए: इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, और लास्ट था प्रोफेशनल बिहेवियर। सही है। 18 auditors reviewed some documents on request of clients. This is ethical, normal audit procedure, unprofessional approach, none of the above. ऑडिटर्स ने रिव्यू किए कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे, ये एथिकल है, नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, ये अनप्रोफेशनल अप्रोच है। भाई ऑडिटर क्लाइंट ऑडिटर को नहीं बताएगा क्या करना है, ऑडिटर क्लाइंट को बताएगा क्या करना है। सही है। employees working extra hours with double hour rate is legal, correct, ethical, all of the above। भाई अगर उसको एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा है, उसको डबल रेट मिल रहा है, तो ये लीगल भी है, ये सही भी है, ये एथिकल भी है। ठीक है। फैक्ट्री operations are reported on media for spoiling the drink water. This is due to factories weak plant control, lack of CSR, material quality, employees carelessness। सही है। अगर देखो यहाँ पे रिपोर्ट किया गया कि मीडिया के अंदर के भाई जो है वो फॉर स्पॉइलिंग, अच्छा ड्रिंकिंग वाटर को स्पॉइल कर रहे हैं कुछ वेस्टेज वगैरह करके। ये फैक्ट्री का क्या है, देखो वीक प्लांट कंट्रोल हो सकता है लेकिन एम्प्लॉय तो अंधे नहीं थे। सही है। तो आई बिलीव कि यहाँ पे एम्प्लॉय केयरलेसनेस आएगा, तो आंसर इज डी। और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर क्योंकि इसमें बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बट आई वुड से डी। आप लोग अपने अपना आंसर माइंड में सोच लो, कि जिसका सही होगा बोलेगा देखा मैंने कहा था, सही ही कर लेंगे इसमें। ठीक है। Chipchap products are labeled as halal. This depicts grading, professional behavior, honesty, branding. Yes, honesty. सही है कि हमने इंटेग्रिटी में पढ़ा था कि जो बात जैसी होती है आपने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ वो बात वैसे कर देनी है। तो ये चीज हलाल थी, उसमें लिख दिया हलाल। सही है। तो अगर कोई चीज हलाल नहीं होगी तो क्या लिखेंगे, नॉन हलाल। सही है। लिखेंगे नॉन हलाल, लिखेंगे हराम थोड़ी लिखेंगे। सही लिखेंगे नॉन हलाल, के इसका मतलब है कि नॉट सुटेबल फॉर पीपल हु ईट्स हलाल। सही है। तो चिपचैप प्रोडक्ट ने अपने आपको लेबल कर दिया हलाल, तो उसका मतलब ये ऑनेस्टी शो की है। PSL ensure stadiums garbage is recycled. This shows social responsibility, environmental responsibility, economic responsibility, labor responsibility। सही है। अगर गार्बेज को रिसाइकिल कर रहे हो तो ये एनवायरनमेंट को ही सस्टेन करेगा। सही है। तो मसला है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। या अल्लाह। 23 ICAP maintains all office records on paper-free e-filing system. This represents ICAP's eco-centric approach, environment friendliness, efforts to create social footprint, all of the above। ICAP है तो फिर all of the above तो बनता है। सारी तारीफें ICAP के लिए। सही।
आईकैप जो है वो कह रहा है कि देखिए हम लोगों ने फ्री फ्री ई फाइलिंग सिस्टम बनाया है, ताकि हम क्या करें कि पेपर फ्री हो जाए। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपकी इको सेंट्रिक अप्रोच। इको सेंट्रिक का मतलब क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसको बचा सके, इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस होगा। और वो एफर्ट कर रहे हैं कि सोशल फुटप्रिंट क्रिएट करने की। देखो, फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? फुटप्रिंट का मतलब होता है जो पीछे चीजें हम छोड़ जाते हैं। सही है। तो मैंने बोला था कि जब हम कार्बन बर्न करते हैं, बहुत ज्यादा कार्बन बेस्ड फ्यूल्स चला रहे होते हैं, तो उससे कार्बन का फुटप्रिंट रह जाता है, वो सालों साल रहता है। तो जितना एनवायरनमेंट में कार्बन होगा उतनी हमारी हेल्थ खराब होगी। सोशल फुटप्रिंट का मतलब ये है कि आप अच्छाइयां छोड़ के चले जाते हो, लोगों की अच्छे काम, लेगेसीज। सही है। तो सोशल फुटप्रिंट, तो आईकैप ये सारे काम कर रहा है। आईकैप तो फिर आईकैप है। सही, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू द प्राइमरी गोल, ये जो प्राइमरी गोल है कि आपने वैल्यू मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर्स के लिए, बिजनेस सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होते बॉटम लाइन के लिए। बॉटम लाइन का मतलब क्या है? अल्टीमेट टास्क। बॉटम लाइन का मतलब है अल्टीमेट टास्क। मैंने कहा व्हाट इज योर बॉटम लाइन? आपने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बॉटम लाइन क्या है? लेकिन बॉटम लाइन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बॉटम लाइन के साथ साथ आपने क्या करना है? आपने डिसिप्लिन शो करना है, कंसिस्टेंसी शो करनी है, रेजिलियंस शो करनी है, प्रिजर्वेंस शो करनी है। सही है। तो बॉटम लाइन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि उसने क्या करना है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं इन एन एथिकली रिस्पॉन्सिबल मैनर। ये बुक की लाइन है, ये एज इट इज आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगी। सही है। तो कह रहा है कि हमने सिर्फ वैल्यू को मैक्सिमाइज नहीं करना, हम सिर्फ प्रॉफिट्स जनरेट नहीं करने, बल्कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं एथिकल रिस्पॉन्सिबल मैनर में। A proper governance process must be put in place to achieve key goals and objectives of an organization through ethical decision making and legal compliance, corporate responsibility, human rights, market value. Proper governance process, proper governance जो बिजनेस चलाने का जो प्रोसेस होता है, उसको आप क्या करोगे, किस तरीके से लेके चलोगे ताकि आपके की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए? एथिकल डिसीजन मेकिंग के थ्रू, और लीगल कंप्लायंस, एथिक्स हो गए, और लीगैलिटी हो गई। तो आई बिलीव अब तो कोई चीज रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि ह्यूमन राइट्स भी कहीं ना कहीं लीगल और एथिकल दोनों में फॉलो करते हैं। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल एथिकल दोनों में फॉलो करते हैं, और मार्केट वैल्यूज भी लीगल एथिकल में ही फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि आंसर है ए। Ethics is defined as the discipline dealing with what is good, what is bad, and with moral duty of and obligation. ये set of moral standards है for judging whether something is right or wrong. ये पूरी डेफिनेशन है। अब कहते हैं इनमें कौन सा पार्ट नहीं कवर होता? रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयज करेक्टर इज एथिकल बिफोर हायरिंग। अगर आप किसी एम्प्लॉय की करेक्टर को रिव्यू कर रहे हो उसको हायर करने से पहले, तो अच्छी चीज है मेरे ख्याल से, एथिकल चीज है। सही है। पता चला कि वो बंदा करेक्टर लेस हुआ, या उसके करेक्टर का कोई पार्ट बहुत ज्यादा अजीब सा हुआ, वो हरासर हुआ, या वो लोगों को थ्रेट करता हुआ, या वो पार्शियलिटी रखता है, या वो झूठ बोलता है, तो आपको आगे जाके मसला, आपके एम्प्लॉयज को मसला होगा यार। ठीक है, तो ये सही चीज है। व्यू अबाउट एम्प्लॉयज रिलीजन इज मॉरली राइट। रिलीजन का एथिक्स कोई लेना देना नहीं है। सही है। प्रोसेसिंग ऑर्डर आफ्टर फुल पेमेंट इज करेक्ट। हाँ सही है ना। आपने क्या किया है कि फुल ऑर्डर को प्रोसेस करना, जब आपको पेमेंट मिल गई तो सही चीज है ना, आपको पेमेंट मिल गई, अब प्रोसेस करो ऑर्डर को। सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि गिविंग ऑर्डर्स टू डू जॉब्स डेली इज करेक्ट, कि जो बंदे का काम है उसको बताना, ये तो सही चीज है। तो आंसर इज बी। किसी के एम्प्लॉयज को जो है, एम्प्लॉयज के रिलीजन को ना आपने क्या करना है? एथिकल इश्यूज के अंदर लेकर नहीं आना। तो ये क्या है कि ये एक गलत चीज है, और आपकी मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है कि आप इस चीज को अवॉइड करो। मैं एक इंटरव्यू में था। मैं इंटरव्यू असिस्ट करे बहुत सारे ना, मैं सेकेंडरी इंटरव्यूअर हुआ करता था। तो जो मेन इंटरव्यूअर था, एक दफा जो है वो एक बंदे का इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छा था। बॉस वाज लाइक कैसा आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय ना, इसको हायर कर सकते हैं। वो जा चुका था, तब की बात है। तो बॉस ने कहा हाँ लेकिन एक मसला है। मैंने कहा क्या? तो बोलता है यार कि ये तो हिंदू है। तो आई वाज लाइक तो कह रहा है कि बस यार वो अपने वाले नहीं है ना, तो कल को कोई मसला वसला करेगा और ये वो। तो मैंने बोला क्या मसला करेगा? मतलब आप मुझे एक्सप्लेन करो क्या करेगा। तो बोला है कोई अल्कोहल कंज्यूम करेगा, या जो है किसी लड़की के साथ आके बैठेगा करेगा। तो मैंने बोला सर ये चीज तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स में ही नहीं है ना। तो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, कोई भी नहीं कर सकता वो चीज। तो ठीक है, चाहे उनके मजहब में वो चीज अलाउड है, लेकिन वो फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाउड नहीं है। तो इससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता कि वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है।
और एक हकीकत तो ये है, एक जनरल कंसेंसस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ये करते हैं, लेकिन ये है कि हम मुसलमान जो है ना, अल्लाह माफ करे, हमारे एथिकल इश्यूज नॉन मुस्लिम से ज्यादा है। इसके पीछे फैक्टर्स हो सकते हैं, एक एक हम लोग अपने आप को सेव करने के लिए कहते हैं कि शैतान तो हमारे पीछे लगा रहता है ना, था क्या तो हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन खैर ये तो एक डिबेट चली जाएगी, बट अगेन इसमें मेरे ख्याल से रिलीजन को बीच में लाना नहीं चाहिए, सही है। और हमारा तो रिलीजन एक्सेप्टेंस सिखाता है कि सामने वाले बंदे को आप इनवाइट कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो, तालीम दे रहे हो दीन की, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। 27, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि यहाँ पे आपने रिस्पेक्ट शो की ह्यूमन राइट्स के लिए, उनके कंसर्न्स के लिए, तो इसमें से कौन सी चीज है? राइट सैलरी फॉर वर्क, प्रॉपर ड्रेस कोड फॉर एम्प्लॉइज, सिक लीव इन टाइम ऑफ नीड, अप्रूवल ऑल ऑफ ऑल द अबव। सही है ना, सारी चीजें हैं कि उसको सही सैलरी दे दो, सही है, उसको प्रॉपर ड्रेस कोड ऑफ ड्रेस दे दो, और उसको क्या करो कि कहीं जब बहुत छुट्टी वगैरह चाहिए बहुत नीड में, तो आप उसको वो भी दे दो। तो मेरे ख्याल से आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हो ह्यूमन राइट्स के लिए। 28, मैनेजर हायर्ड वन ऑफ the close relatives to do the job of factory quality control when there were more competent candidates for the job. This is an example of, okay, sorry, कहाँ गया? Manager hired one of the close relatives, सही है, it goes without saying, it's D। आगे बढ़ जाते हैं। 29, many stock exchanges in the world require the firm to have, क्या होगा? Defined professional code of ethics। जब कोड ऑफ एथिक्स पढ़ना शुरू करोगे ना, तो उसमें लिखा था, एग्जाम्पल में दो लिखा था कि अक्सर दुनिया के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं उनके अपने कोड ऑफ एथिक्स बने होते हैं, और यूके की टॉप फर्म्स ने अपने कोड ऑफ एथिक्स बनाए होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि आईपैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स जो है वो क्या करते हैं, जितनी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं, और उनको रेगुलेट करने के लिए उनका कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है। वही कोड ऑफ एथिक्स आईकैप ने क्या किया है, बोरो किया है, और पाकिस्तान के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उन पे ऊपर वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हर हर मुल्क का, हर एक बड़े इदारे का अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनका भी अपना कोड ऑफ एथिक्स होगा। 30, employees are celebrating birthday of manager before prayer break. This refers to as misuse of organization time, happy quality time in office, good for team bonding, way of working in the office। सही है, ये सारी चीजें बी सी डी तब होगा जब ये काम करेंगे लंच ब्रेक में। फिर तुम जो है ना क्वालिटी टाइम लगाओ, बॉन्डिंग करो, या फिर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही काम होता है। सही है। ब्राइबरी इज इमोरल, अनएथिकल एंड इलीगल, तीनों चीजें ही है। सही है, इसको डिस्करेज करना चाहिए, और जो उसमें इन्वॉल्व होता है उसको लीगली एक्यूज करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्राइबरी और जो लेना और देना क्या है, अब्यूज ऑफ पावर, ऑब्टेनिंग अनड्यू फेवर्स, क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन, ऑल ऑफ द अबव। सही है। मैं अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आता, मैं तीनों का मतलब बता देता, बता रहा हूँ। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ना अगर रिश्वत ली और दी जा रही होगी, तो जो रिश्वत दे रहा होगा वो पावर को अब्यूज करेगा। छोटे से एग्जांपल दूं, मैं रहता हूँ ये पीसीएचएस ब्लॉक 3 में, खालिद बिन वलीद रोड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा शोरूम की पट्टी है ये। सही है। यहाँ पे आप लोगों ने चीज नोट की होगी कि खालिद बिन वलीद रोड रात में बहुत चौड़ा हो जाता है और दिन में बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, रीजन रीजन ये कि यहाँ पे जो शोरूम, छोटे छोटे एक रूम के शोरूम होते हैं ना, वहाँ पे गाड़ियाँ तीन तीन जो है वो पार्किंग, तीन तीन फुटपाथ पे गाड़ियाँ एक दो तीन करके लगी होती है, वहां पे भी एक दो तीन लगी होती है। तुमने ये चीज नोट की होगी कि खालिद बिन वलीद रोड पे अक्सर क्या होता है कि वो जो आते गाड़ी उठाने वाले, वो कोई गाड़ी उठा के बीच में रख देते हैं। वो किसकी गाड़ी होती है? वो उन बेचारी गाड़ी होती है जो किसी अपने फैमिली मेंबर से, किसी रिलेटिव से मिलने के लिए आया होता है, उसने वो फुटपाथ पे पार्क कर दी होती है। हमारे यहाँ पार्किंग सिस्टम तो वैसे भी नहीं है, उनकी गाड़ियां उठा के क्यों नहीं बीच में रखते हैं? मैं कभी आता हूँ, एक दो गाड़ियां रखी होती कभी कभी, उसका मतलब है कि वो उनकी गाड़ियां तो नहीं होंगी ना शोरूम। अगर ऐसा होता तो वो, सही है, फिर फुटपाथ भी वो लोग घेर लेते हैं। सही है, तो बंदा फुटपाथ पे नहीं चल सकता, बिल्कुल उसको बीच रोड पे चलना पड़ता है क्योंकि गाड़ियां रखी हुई हैं। क्यों? वैसे क्यों कर सकते हो? उन्होंने दे दी ठीक ठाक रिश्वत। आप कभी जाओ उनसे आर्ग्यू करो, उनका गार्ड ही ऐसे आके आपसे बात करेगा कि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, कि कल को बंदा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा होगा, नहीं गार्ड आपसे गोली मार देते हैं। सही है, तो वो गार्ड इतना एम्पावर्ड होता है कि आपको गोली भी मार देगा, और जो है ना आपको, आपके घर वालों को कोई इंसाफ भी नहीं मिलेगा। और ये क्यों? अब्यूज ऑफ पावर हो रही है, रिश्वत दे दी ना तो अब आपका कानून है। अक्सर नहीं, ये रिक्शे वालों का माफिया है, पानी वालों का माफिया है,
सही है, हम बिल्डिंग वालों का माफिया है, किस किस का माफिया नहीं, सिर्फ हमारे माफिया नहीं, हम माफिया मांगते हैं। सही है, सब चीजों का माफिया तो मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑब्टेनिंग अनड्यू फेवर्स, अब जाहिर सी बात है कि जब रिश्वत दे दी है तो अनड्यू फेवर्स के यार वो कहेगा कि उस्ताद पहले हम क्या करेंगे, फुटपाथ के बाद एक लाइन लगा लेंगे पार्किंग की, लेकिन गाड़ियां बढ़ गई तो एक और लगा ले। अब जब रिश्वत ले ली है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, अलाउ कर देते हैं। सही है, क्रिएटिंग डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन ही होगी ना, शोरूम वर्सेस नॉन शोरूम वाले, तो डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा शोरूम वाले को, वही गाड़ी किसकी उठाई जाती है, नॉन शोरूम वाले की। सही है, तो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, तो दिस इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाँ तो ये जो तुम बता रहे हो कि बीच में ठेले वाले होते हैं, ये भी बहुत एक और एग्जाम्पल। मैं तारिक, क्योंकि मैं खालिद bin रोड के पास रहता हूँ, तो एक बराबर में एक और रोड लगता है, तारिक रोड। सही है, इस रमजान में लिटरली मैंने देखा, मैं वॉक करता हूँ रमजानों में मेरे अंदर डबल ट्रिपल एनर्जी आ जाती है, तो मैं वॉक भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, कराटे भी करता हूँ, सही साइकिलिंग भी करता हूँ, और बाकी सारी चीजें भी चल रही होती, पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। तो मैं जब तारिक रोड पे वॉक कर रहा था, क्योंकि उस वक्त मार्केट्स बंद होती है ना, तारिक रोड बहुत बिल्कुल वीरान सुनसान होता है, तो मैं जब वॉक करता हूँ तो मजा आता है, पूरी आप वॉक कर सकते हो। तो मैंने इस बार लिटरली आने वाले और जाने वाले रोड पे तकरीबन 30-30 जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले देखे, 30-30 कितने, 60 एक रोड पे, 30-30 60 पुलिस वाले। सही है, उन सब ने जाहिर सी बात है अपनी सैलरीज ली होंगी, तो अगर मैं कहता हूँ ऑन एवरेज 35,000 भी सैलरी ली होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 30 से, तो इतने पैसे गए, और वो अपना काम ही नहीं कर रहे थे। उनका ट्रैफिक पुलिस का काम क्या था, पार्किंग वगैरह को देखना, इंश्योर करना। उन्होंने क्या किया, पार्किंग की जगह पे रिश्वत लेके ठेले वाले खड़े कर दिए, और जब लोग अपनी गाड़ियां बाइक निकाल रहे थे, ठेले वाले उनसे तूफानी बदतमीजी कर रहे थे। सही है, और वो आगे जो ट्रैफिक पुलिस वाला नॉर्मली खड़ा हुआ है, सही है, और वो इग्नोर कर रहा है उस चीज को, क्यों, क्योंकि आपने रिश्वत ली हुई है। तो ये ठेले वाले और रिक्शे वाले ये सब यही कर रहे होते हैं। सही है, बहुत माजरत के साथ मैं समटाइम्स जो ना स्टेरियोटाइप क्रिएट कर देता हूँ, कि पहले क्या होता था, मैं देखता था कि रिक्शे वाले ना ये पुलिस वालों से मार खाया करते थे, ब्लैक वर्दी वालों से अक्सर चमाट खा ले, चलते फिरते मतलब ना, वो बात नहीं करते थे, वो रिक्शे वाला बैठा ठक चमाट मारा, बोले पैसे दे, इस तरीके से लिटरली। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, बहुत गुस्सा आता था। सही, क्या ये कोई तरीका थोड़ी है ट्रीट करने का, और अक्सर मैं कन्फ्रंट भी करता था, मेरे घर वाले बोलते थे भाई तू रहने दे वरना हमें पड़ेगी। सही है, तो अब ऐसा होते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे कोई रिग्रेट या कोई वो रिमोर्स नहीं होता, रीजन बीइंग के ये रिक्शे वालों का अपना माफिया। आप कभी भिड़ जाओ किसी से, वो क्या करेगा, आपको रोक लेगा, बोलेगा तुम 1 मिनट में रुको, हमारे सारे साथ ही आ रहे हैं, जो फिल्मों में दिखाया जाता है ना, ये लिटरली रियलिटी में होता है। तारीख पे हम लोगों के साथ हुआ था, जिस बंदे ने हमारे दोस्त से बदतमीजी की, तुमने इसको ले जाओ भाई, हम लोग नहीं है, इसको पकड़ो, तो बोलता हाँ हाँ तुम लोग जाओ, तो हम तो बोला वैसे भाई फंसा रहे हो यार, तो मैंने बोला, माफी मांग पड़ दो इससे, कि अभी सारे रिक्शे वाले आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, हम थोड़ी कहीं भाग सकते हैं। और ये मैं बात बता रहा हूँ दोपहर को 12 बजे की, तारिक रोड पे मेन भीड़ में, उसने हम लोगों को रोक लिया था रिक्शे वाले ने, क्योंकि हमारे तो कुछ अनबन हो गई थी उससे, तो जिससे अनबन हुई थी हमने बोला उसको पकड़ लो भाई, हमें छोड़ दो। सही, तो ये डिजर्व करते हैं। हम लोगों को लगता है कि बहुत गरीब हैं, इन लोगों को तो पैसे नहीं चल रहे, हर बंदे के पैसे चल रहे सिवाय हमारे। सही, हाँ, सबके टारगेट होते हैं, हाँ जो बात है। सही है, मुझे तब सोच हुआ, एक बाइक वाले को रोका, वो पीछे से आ रही थी बाइक वाले को, तो जब बिल्कुल आगे पहुंचना तब मुझे बताया कि उसके दूध के डब्बे लगे हुए थे, उसने बोला तो गरीब आदमी, लिटरली यार। वो रुका, बोलता है यार कुछ भी नहीं है, चालान काट दो। और चेहरा देखे तब सोच हुआ कि उसको बताया कि यार इतने तो मुझसे पैसे लेने ही है, तो मैं इतनी ख्वारी की तुम्हारे जो पैसे बनते तुम ले लो। वो पुलिस पुलिस वालों को छोड़ा ही नहीं। भाई क्यों रखे डॉक्यूमेंट्स, क्यों रखे, कौन से कवानीन फॉलो होते हैं। और कल को अगर लेट सपोज कोई स्नैचर आएगा तो सीधा सीधा वॉलेट लेके जाएगा। सही, अगर वॉलेट लेके जाएगा उसमें तो सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। मैं कहता हूँ एक बार पैसे भी वापस आ जाते हैं, आप कमा लेते हो, लेकिन ये जो इनके डॉक्यूमेंट्स है, शनाख्ती कार्ड और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस, ये बनवाने में इंसान की एड़ियां रगड़ जाती हैं। पागल थोड़ी, इतने में तो वो कमा लेगा, जितने में उसका मोबाइल गया है, इतने सवारी करके वो मोबाइल खरीद लेगा, जितने तुम लोग जो है ना उसकी ख्वारी करवाओगे। तो डज नॉट मेक सेंस कि यार ये सारी चीजें मांगी जाती है, फिर तुम ऐसी भी तो वो रखो सिक्योरिटी, कि कोई किसी का जो है ना शनाख्ती कार्ड और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स ना ले जाए। तो खैर बात तो फिर लंबी हो जाती है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रीट इट्स एम्प्लॉयज फेयरली विद रिस्पेक्ट। द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट ऑफिस इक्विपमेंट फॉर पर्सनल यूज, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सैलरी एंड कंपनसेशन। इट गोज विदाउट सेइंग कि पर्सनल यूज के लिए ऑफिस इक्विपमेंट नहीं होते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि
हैंड्स फ्री मंगाएंगे, स्पीकर मंगाएंगे कि भाई हमें काम करना, उस पर क्या सुनेंगे, गाने सुन रहे होंगे। सही है। अक्सर बोलते हैं यार मुझे ऑफिस का लैपटॉप घर पे लेके जाना है क्योंकि मुझे उस पर काम करना है, उस पे वो जीटी सैन एंड्रियास खेल रहे होते हैं या फिर उस पे वो कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं। दिस इज अनएथिकल एक्टिविटी। Philanthropy is legal source of business entity to entity reduction in its tax liability. Philanthropy का मतलब होता है कि when your business or you have a lot of money और आप क्या करते हो, उस पैसे को लोगों की खिदमत में लगाते हो। दिस इज philanthropy। सही है। तो कह रहे philanthropy जो है ना लीगल सोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है कि जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो। नहीं, अगर आपको गवर्नमेंट ने इस पे फेवर दिया हुआ है ना कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करो, तो आपने इसको बिजनेस सेंस से नहीं अप्लाई करना, आपने इसको मॉरल सेंस से अप्लाई करना है। तो इट्स फॉल्स। सही है कि आपने इसको लीगल सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं समझना है फिलैंथ्रोपी को। क्या टैक्स बचा लूंगा इससे मैं। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है ना, काले को सफेद में कन्वर्ट करती है फिलैंथ्रोपी के नाम पे। सही है कि सेठ जो है ना वो खिला रहा है, शुतुरमुर्ग खिला रहा है, और इस चक्कर में सेठ ने जो बाकी सब सारा काला पैसा होता है उसको सफेद कर लिया होता है टैक्स लायबिलिटी के नाम पे। ये एनजीओ का तो बहुत बड़ा ऐसा स्कैम चल रहा है। एक एजुकेशनल इदारों का, यूनिवर्सिटीज का, हॉस्पिटल्स का और एनजीओ का, क्योंकि इन पे ना टैक्स वगैरह की बहुत सारे रिलीफ वगैरह मौजूद हैं। तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्सप्लॉइट करती है। यूनिवर्सिटीज, मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन अब तो सच में गाड़ी आ जाएगी, ठीक है। यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और एनजीओ। सही है। 34 organizations with good reputation find it easier to win and keep loyal customers, also loyal employees. There is a risk of losing customers to rival organization. When a profit is declining, when a business is on loan, when a business reputation is damaged, when a business is facing tough competition. मैंने बताया था कि बिजनेस की जब रेपुटेशन गिरना शुरू हो जाती है तो एम्प्लॉय क्या करता है, उसको छोड़ के चले जाता है, क्योंकि बिजनेस की रेपुटेशन के साथ साथ एम्प्लॉय की रेपुटेशन भी जाना शुरू हो जाएगी। प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा तो छोड़ेंगे, लेकिन सारे एम्प्लॉय छोड़ने का नहीं सोचेंगे, शायद कुछ प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस लोन पे तो एम्प्लॉयज नहीं छोड़ते, बिजनेस अक्सर लोन पे होता ही है और बिजनेस कंपटीशन तो फेस कर ही रहा होता है। लेकिन सी एक ऐसा है कि जब रेपुटेशन गिरना शुरू होती ना, जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर गुजरते दिन आपकी भी रेपुटेशन में बात आ रही है। मैंने बताया था ना वो जो एग्जैक्ट के साथ हुआ था, तो कुछ एम्प्लॉय जब आए थे हमारे पास ट्रेड की में वापस, तो उन्होंने बोला था कि यार एग्जैक्ट तो जो इस पे एथिकल क्वेश्चन चल रहा है वो चल रहा है तकरीबन 6 महीने से, और तुमने एग्जैक्ट को छोड़ा था 3 महीने। तो जब इन पे रेपुटेशनल जब क्वेश्चंस आए थे तो 3 महीने तुमने क्यों डिसाइड किया कि इसमें और काम कर लेते, क्या तुम अपने कुछ मामलात बेहतर कर रहे थे। सही है। तो इसलिए जो है ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयज और ही छोड़ देते हैं कि यार कल को अगर 1 महीना भी गुजार लिया तो लोगों को लगेगा कि यार ये कुछ अपने अपने अनएथिकल इश्यूज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद निकल गए। ये पूरी स्टेटमेंट बुक की लिखी हुई है कि आईफैक जो है वो एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि रेगुलेट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडीज को। तो जितनी भी ऑडिट फर्म है रजिस्टर्ड है आईकैप के साथ, उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। हाँ, सारी फर्म्स फॉलो करती हैं। फिर जितने भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने आईकैप की गाइडलाइन को फॉलो करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आईकैप ने क्या करना है, सीए कोड ऑफ एथिक्स को रिव्यू करना है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आईकैप से रिलेटेड कोई अच्छी चीज हो फिर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बुरी होगी तो नन ऑफ द अबव। Accountant must report the mismanagement in the organization that is resulting in criminal activity. This is conformity of integrity, objectivity, professional competence, due care and और confidentiality. अकाउंटेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा मिसमैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं या हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप इंटेग्रिटी शो कर रहे हो, ऑब्जेक्टिविटी शो कर रहे हो। इसमें मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ, क्या होगा इसमें आंसर। हाँ, पता नहीं, समझ नहीं आता। चलो मैं इस पे और हाँ, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है, इंटेग्रिटी मतलब सच कहना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है किसी से डरते हुए ना सच कहना, किसी से ना डरते हुए सच कहना। तो दोनों की बात है ना, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी साइड बाय साइड चलते हैं। फिर मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिविटी टिक कर लेते हैं। इंटेग्रिटी भी सही है, ऑब्जेक्टिविटी भी सही है, कोई एक तो गलत हो गई। सही है। If bribe was offered by a client to a member of audit team to overlook double accounting and record keeping, अगर जो है ब्राइब ऑफर की गई क्लाइंट की तरफ से किसी मेंबर ऑडिट टीम के वो क्या करे, डबल अकाउंटिंग को छोड़ नहीं देखे, ओवरलुक कर दे और रिकॉर्ड कीपिंग को ओवरलुक कर दे, तो मिरर टेस्ट फेल टू प्रूव इट्स एफिकेसी। मिरर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर एक्शन इज टेकन। मिरर टेस्ट इज फॉर मॉरल जजमेंट। द आंसर इज नन ऑफ द अबव। सही है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप एक्शंस को देख रहे होते हो, कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देख रहे होते, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव।
इसका मिरर टेस्ट से कुछ भी सिनेरियो का कुछ भी लेना देना नहीं है। सही है। लिखा हुआ है कि द वाटर पोल्यूशन बाय वन ऑफ द फैक्ट्रीज नियर अ विलेज इज ऑफ मॉरल और अनएथिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन ह्यूमन लाइफ। दिस इज वेयर डैश विल हेल्प। सही है कि देखो वाटर पोल्यूशन जो है एक किसी भी फैक्ट्री में अगर क्या होगा नजदीक विलेज के, तो क्या होगा इसकी मॉरल और अनएथिकल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज तो यहाँ पे फोकस किस पे हो रहा है? कॉन्सिक्वेंस पे। तो कौन सा टेस्ट होगा? कॉन्सिक्वेंस टेस्ट होगा। A cement factory in local village providing clean drinking water to local communities part of social responsibility। पानी पिला रहे ना, तो इससे लोगों की हेल्थ सही होगी। तो आई बिलीव इस सोसाइटी से रिलेटेड चीज है, तो इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर वर्किंग 15 years in bank, Manaz is now facing situation where she is under pressure from family member to get the loan written off। इसकी फैमिली में वगैरह में तुमने 15 साल बैंक में काम किया है, तो यार कोशिश करके अपना अपना जो लोन है राइट ऑफ करवा दो, जो तुमने बैंक से लिया हुआ है। जितनी भी किस्तें पे कर दिया, मजीद किस्तें पे नहीं करो, राइट ऑफ करवा दो। सही है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट लास्ट रिजॉर्ट कैन लीव जॉब इफ जजमेंट इज इन क्रॉस रोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लेट सपोज आपको इतना प्रेशर आ रहा है कि आप ऑब्जेक्टिविटी इंटेग्रिटी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, सही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस शो नहीं कर पा रहे, यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लीव द जॉब ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आए। तो यहाँ पे आप क्या शो करो? इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्यू केयर, ऑब्जेक्टिविटी। अगेन ब्लैंक, क्या होगा इसका आंसर? ऑनलाइन स्टूडेंट से हेल्प लेते हैं। इंटेग्रिटी, ड्यू केयर लग रहा है मुझे भी, ड्यू केयर होगा ना। चलो सही है। ऑल क्वालिफाइड सीए मस्ट अटेन मिनिमम सीपीडी। सही है। टू अपहोल्ड व्हाट? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एंड सीपीडी का मतलब होता है हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सालाना एक सीपीडी आवर्स होते हैं जिसमें उसने ट्रेनिंग वगैरह लेनी होती है। सही है। तो अगर वो नहीं ले रहा तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर का ख्याल नहीं रख रहा। क्योंकि अगर एक बंदा सीपीडी आवर्स पूरे करेगा तो उसकी जो नॉलेज है वो मजीद अपडेट होती रहेगी। सही है। तो उसका मतलब है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर के अंदर आ जाता है। ये तो आंसर इज ए। 41 का आंसर है ए। Code of personal ethics can be challenged by individuals not of same religion as of other chartered accountants। Can be challenged by individual not of इसका religion से क्या लेना देना? तो इट्स फॉल्स। कोड ऑफ एथिक्स को कौन चैलेंज कर सकता है? जो बंदा उसके लिए एलिजिबल हो, और एलिजिबिलिटी रिलीजन से नहीं आती है। सही है। कॉम्पिटेंसी से आती है, एक्सपीरियंस से आती है, नॉलेज से आती है। सही है। अथॉरिटी से आती है। Effective way to maintain professional approach is to remain unbiased, honest, objective, all of the above। सही है। If client is generous in giving gifts and financial benefits, this is direct cause of damage to objectivity, confidentiality, professional due care, none of the above। अब यहाँ पे आ सकता है कि अगर आप गिफ्ट्स ले रहे हो, फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हो, तो बाद में आप अनबायस हो जाओगे। और अनबायस का मतलब क्या होता है कि आपने ऑब्जेक्टिविटी शो नहीं की। देन Afia agreed to provide home tuitions to the son of the director of the client organization after her assignment at the client has been completed। ये किस चीज की एग्जांपल है? देखो आफिया जो है वो ट्यूशन दे रही है उस डायरेक्टर के बेटे को जो कि इनका क्लाइंट हुआ करता था, अब तो नहीं है। सही है। तो ये किस चीज की एग्जांपल है? एथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर, इलीगल एक्शन नॉट पार्ट ऑफ सीए वैल्यूज। ये अनएथिकल बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट वापस से आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। सही है। लेबर प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान आर एक्सप्लॉइटेटिव एज लेबर क्लास फ्रॉम रिमोट एरियाज विद नो सीएनआईसी कार्ड आर यूज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ऑन लो वेजेस एंड थ्रेटन टू बी रिपोर्टेड टू अथॉरिटीज फॉर नॉट हैविंग सीएनआईसी। ऑर्गेनाइजेशन अक्सर करती है क्या कि उनको ये पता चल जाता है कि इन एम्प्लॉयज के पास सीएनआईसी नहीं है, तो इनको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो अगर उनको पता चल जाता है तो वो एम्प्लॉयज को क्या कहेंगे कि तुम्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा कम पैसों में, ज्यादा टाइम में। अगर तुमने कुछ आगे पीछे होने की कोशिश की तो हम अथॉरिटीज को बता देंगे, तुम्हें अपने मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उस डर से क्या करते हैं, वो वहां पे एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। ये अनएथिकल भी है, इलीगल भी और डिस्क्रिमिनेटरी भी है। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो ये क्या है? ऑल ऑफ द अबव। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रिवील नहीं करना, लेकिन अपने फायदे के लिए जो है आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, और जब आपका फायदा खत्म हो गया तो आपने उसको डिस्क्लोज कर दिया, तो ये तो अनएथिकल एक्टिविटी है और इलीगल भी और डिस्क्रिमिनेटरी भी है। सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज कंसिडर्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट, बाकी तो चीजें तीनों चीजें बेकार है। इनसाइडर ट्रेडिंग पता है आप लोगों को क्या होता है?
इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, देखो ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि बिजनेस, सॉरी बाइंग एंड सेलिंग, तो यहाँ पे ट्रेडिंग किसकी हो रही है, स्टॉक की हो रही है। इनसाइडर का मतलब क्या है, अंदर की इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं किसी कंपनी में, स्टॉक वगैरह से रिलेटेड काम होता है उनका, उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई फला कंपनी के जो ना शेयर्स वो क्या करने वाले, गिरने वाले हैं। सही है। और तो उनके पास अगर उस कंपनी के शेयर्स मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसको बेच देते हैं मार्केट पे। अब जिसने खरीद लिया उसको तो पता नहीं था, उसने खरीद लिया तो उसका तो दिवालिया निकल जाना है। सही है। तो ये क्या इनसाइडर ट्रेडिंग, ये आपको कैसे इन्फॉर्मेशन है फला कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं। तो आपने क्या किया कि जिनको आप जानते थे, आपने उनसे शेयर परचेज कर लिया, बोला कि यार इस कंपनी का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, इसके शेयर्स मुझे बेच दो। शेयर्स खरीद लिया और क्या हुआ, उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, तो आपको फायदा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, तुमने क्या किया, इसको यूज करते हुए एक्टिविटी परफॉर्म की। इनसाइडर ट्रेडिंग बाय द वे इज अनएथिकल एज वेल एज इलीगल, इलीगल भी है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए होता है, एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, दोनों के लिए, या तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट होता है बोथ ए एंड बी। सही है। 49। यार ऑल स्टेक होल्डर्स नहीं होगा। हाँ सब में आ जाएंगे, सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। आंसर इज डी, ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। 49, एम्प्लॉयज हैविंग गुड नॉलेज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट परफॉर्म बेटर इन कंट्रोल एनवायरनमेंट वेयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड। एम्प्लॉयज के पास अगर अच्छी नॉलेज होगी कोड ऑफ कंडक्ट की तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट में, क्योंकि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड, उनको पता होंगे हमारे राइट्स क्या हैं। तो इट्स ट्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कंप्लायंस को एथिकल कोड ऑफ एथिक्स की, क्योंकि इसमें ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रॉफिट होना शुरू हो जाते हैं। सही है। आप क्या करते हो, ज्यादा बिजनेस करना शुरू करते हो तो नन ऑफ द अबव, मैं तो लिखता ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आंसर इज ए। सही है। अब मुझे काइंडली, स्टॉक या क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल है, मास ने बिल्कुल सही कहा, इसमें बहुत बड़ी डिबेट है। क्योंकि देखो, जो इसका अगर मैं बिल्कुल आपको सिंपलिस्टिक वर्जन बताऊं, स्टॉक की ट्रेडिंग कब हराम हो जाती है, जब आप उसमें स्पेकुलेशन ले आते हो। हमारे दिन के अंदर स्पेकुलेशन नहीं होती है, हमारे दिन के अंदर होती है सर्टेनिटी। तो कोई ना कोई बैकिंग होनी चाहिए आपकी, आपकी ट्रेडिंग के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टॉक वैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर बाइंग और सेलिंग चल रही होगी, लेकिन इसके पीछे भी 10-12 चीजें हैं, तो आपने उसको देखना पड़ेगा। क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो है हलाल नहीं कह सकते अभी, जो है एक्सेप्टेबल है इन सेंस के उसके ऊपर कोई कवानीन ऐसे दीन के बने नहीं है। सही है, जब क्लैरिटी आएगी तो पता चल जाएगा। हाँ, अवॉइड करना चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग को, इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके पीछे कंपनी कौन सी है। अगर वो अल्कोहल बनाती है या वो ऐसी मेलिशियस वेबसाइट्स बनाती है जिसको देखना वगैरह हमारे लिए गलत है, तो अगर उस चीजों से पैसे कमा रही है और आप उससे क्रिप्टो में आपके इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चीज जो है अनएथिकल और इलीगल हो जाती है, और दीन में भी जो है वो चीज हराम हो जाती है, ठीक है। तो मुझे बता दो कि हमारे कौन कौन से बुक के हिसाब से एमसीक्यूज गलत है, किसी के पास मौजूद है आंसर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमने कौन कौन से एमसीक्यूज गलत किए बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। 45 दोबारा बता दो। देखो, आफिया ने ट्यूशन प्रोवाइड किए डायरेक्टर के बेटे को, डायरेक्टर किसका, उसका जो उनका लास्ट क्लाइंट था, अब नहीं है। सही है। जब ये जाती होगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, सही है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर से मुलाकात होगी, दोस्ती वगैरह है इनकी। सही है। तो बातचीत में अगर जाहिर सी बात है कि उसने कोई ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को बता दी जो कि नहीं बतानी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल लेवल की थी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगा, अनएथिकल एक्टिविटी हो जाएगी। सही है। कल को वो क्लाइंट वापस भी तो आ सकता है, तो उस टेन्योर के दरमियान में जो भी बातें हुई थी वो रिवील हो जाएगी, तो अनएथिकल बिहेवियर है। सही है। कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए क्लाइंट का और जो फर्म में लोग काम कर रहे हैं उनके दरमियान। सही है। 48 का सी है, 48 का है सी। सही है। तो हम लोगों ने निश्चित सही किया था, लेकिन अगेन हम लोग गलत हैं, लेकिन जो है वो हम लोग सही हैं, लेकिन हमारे मार्क्स तो कटेंगे। हम यहाँ पे सही है लेकिन मार्क्स कटेंगे, 2 मार्क्स यहाँ से कट गए। और बता दो, 48 का गलत हो गया, 40 का ए है, एक गलत हो गया, लेकिन जो है वो कॉन्सेप्ट सही है। हाँ, ये तो कंफ्यूजन थी। सही, पढ़ लेते हैं कि 15 साल काम करने के बाद महनाज जो है वो फेस करे सिचुएशन जहाँ पे उसको प्रेशराइज सीधे फैमिली की तरफ से कि वो अपना लोन राइट ऑफ करवा दे। इंटेग्रिटी का मतलब होता है बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही, बीइंग ऑनेस्ट। सही है। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है
कि आपने अनबायस रहना है, प्रेशर में नहीं आना। देखो यहाँ पे प्रेशर पे भी आ गई है, फैमिलीज को अलग प्रेशराइज कर रही है, ऑफिस को अलग प्रेशराइज कर रहा है, तो ये तो प्रेशर में आके जॉब छोड़ रही है ना। अगर ऑब्जेक्टिविटी होती, जॉब नहीं छोड़ती, घर वालों को बोलती मैं राइट ऑफ नहीं करवाऊंगी लोन, मैं लोन खुद से पे कर दूंगी, तो ऑब्जेक्टिविटी शो करती ना, इसने इंटेग्रिटी शो की ना, इसने सच बोला। ये जाके बॉस से ही बात कर ली थी, बॉस मेरे घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसे पॉसिबिलिटी है कि मेरा लोन राइट ऑफ हो सकता है एथिकल मैनर में, तो आप मुझे बता दो। इंटेग्रिटी शो कर दी थी इसने, तो दोनों नहीं किया, ड्यू केयर किया। ड्यू केयर क्या किया इसने? टैक्टफुली दोनों सिचुएशन से बचने के लिए, डिसइंटेग्रिटी या फिर जो है डिस ऑब्जेक्टिविटी से बचने के लिए, अनऑब्जेक्टिविटी से बचने के लिए इसने क्या किया? ड्यू केयर अप्लाई कर दिया। बट अगेन यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स लूज हो जाते हैं। और बताओ, लाइन से देख ले सारे, खुल लिए आप लोगों ने आंसर्स? ठीक है, मेरी ना असल में हमें 11 बजे क्लास है, तो क्लास यहाँ पे वाइंड अप करनी है। 50 सही है, 40 सही है, 48 डी मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है, 47 ए, 47 46 डी, 45 बी, 44 ए, 43 डी, 42 बी, 41 ए, 40 हमने सी किया था, ए गलत हो गया, सही है, 39 ए, 38 ए, 37 डी, 36 बी, 36 ए, इसमें भी ये लग रहा था ना। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी में मुझे मसला रहता ही है। एक और गलत हो गया, कितने गलत हो गए? 3 गलत हो गए तब, ठीक है। ओके, 35 डी सही है, 34 सी, 33 बी, 32 ए, 31 डी, 30 ए, 29 सी, 28 डी, 27 डी, 26 बी, 25 ए, 25 बी, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रॉपर गवर्नेंस जो आपके पास होती है बिजनेस की, वो आपकी एथिकल डिसीजन मेकिंग के थ्रू होती है और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू होती है। तो इनका आंसर सही है, हमारा आंसर गलत था, सही है। दोनों चीजें हो सकती थी, यहाँ पे हमारा आंसर गलत है, तो उसको अपने क्या है? बी है, सही है। 24 ए, 23 डी, 22 बी, 21 सी, 20 डी, बी, ब्लैक ऑफ सी एस आर। 5 गलत हो गए, तो आगे बढ़ते हैं। 19 डी, 18 डी, ओ सी, सॉरी सी, 17 सी, 16 ए, 15 डी, 14 ए, 13 बी। ये तो हाइडिंग इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, चलो खैर है। सर इसलिए इसलिए कि वो उसने अपना इंटरेस्ट देखा गाड़ी बेचने में। हाँ, उसका नहीं देखा। लेकिन हाइडिंग इंफॉर्मेशन ना, चलो खैर है, खैर है, गलत तो हो गए ना, मार्क्स तो कट गए ना 2, सही है। 88 पे पहुंच चुके हैं हम लोग, सही है। 12 ए, 11 डी, इसके बाद है 10 डी, 9 बी, एन ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस। अच्छा हाँ, मैंने कहा था ना कि इसमें बुक का आंसर ए है, तो ये गलत है, हमारा आंसर सही है, लेकिन हम पहुंच चुके हैं 86 पे। 8 ए, 7 डी, नेस्ले जो कर रहा है सिर्फ सीएसआर एक्टिविटी है। अगेन हम सही है, लेकिन मार्क्स कटे, हम पहुंच चुके हैं 86 पे, 86 पे पहुंच चुके हैं, अल्लाह माफ करें। 6 ए, 5 सी, 4 डी, 3 सी, 2 डी, 1 बी। तो माशाल्लाह यहाँ तो हम लोग बिल्कुल ही, कितने 7 एमसीक्यूज पे गलत किया हम लोगों ने, 7 एमसीक्यूज पे गलत किया। गलत आंसर वाले ध्यान में आया। हाँ, गलत आंसर वाले ये आगे ना वर्स्ट केस सिनेरियो, इससे ज्यादा क्या गलत हो सकता है? तो इसमें भी देखो, इसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे जो उन्होंने गलत दिए थे वो शायद मेरे ख्याल से 4 थे, 3 जो गलत हुए हमारे, वो इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी के चक्कर में हुए ना, वो तो हमारी मिस्टेक थी ना। मैं हमारी भी मिस्टेक हो और उनकी भी मिस्टेक हो, वो वाला था। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 4 थे वो, लेकिन हमारी भी गलती हो उनकी भी गलती हो, तो कितने मार्क्स कट जाएंगे आपके? 14, 16, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं कटते, सही है। तो बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें वर्स्ट केस सिनेरियो ना, वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, अभी आपके पास आ गया 84।
अब इससे तो क्या होगा, आप देखते हैं आगे जाके। अभी तो हमारे पास 4 चैप्टर के एमसीक्यूज बचे हैं, क्या पता उनमें हम इससे ज्यादा ही मार्क्स सिक्योर कर लें। फोर में सबसे तो वर्स्ट केस सिनेरियो, हाँ। फोर में सबसे ज्यादा गलती है। नहीं नहीं, उसमें 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 जो हुई थी उसमें 5 हुई थी, 6 हुई थी। हम 88 पे पहुंचे, नहीं 90 पे पहुंचे थे, बल्कि 90 पे पहुंचे थे, हाँ। ज्यादा इसमें हुई है, नहीं नहीं, अब सबसे ज्यादा ये है गलतियों में। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह, रात को क्लास कर लें, रात में कर लेते 9 से 10। और वो भी क्लास इसकी होगी, चैप्टर नंबर 7 की होगी, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ठीक है, तो रात को मुलाकात करते हैं 9 से 10 के दरमियान। वो ये खत्म कर लेंगे, फिर कर लेंगे ना उसके बाद, ये जरा एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाए, जगह पोर्टल पे लग जाए सारी चीजें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।